कुछ इस तरह हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लगातार लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी लगातार लेकर चल रहे हैं। और ये प्रतिबद्ध है कि आपके सारे सिलेबस को धीरे धीरे कर करके और सारे सिलेबस को समाप्त किया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, है ना। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस को पढ़ा रखा है, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ा रखा है और एक सीक्वेंस वाइज में, सीरियल वाइज में, जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को पूरा सा कर सकते हैं और नोट्स भी अच्छा से बना सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, चाहे झारखंड सीरीज का हो या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का हो, ये सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर लिंक में क्लिक करें और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। आज देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला में हम लोग आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं चाहता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का चर्चा मैं एक क्लास में करूं, है ना। इसलिए मैंने कांग्रेस के अन्य नरमपंथी नेताओं के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं रखा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जानने की चीज़ें बहुत हैं और समझने की चीज़ें बहुत है और गलतफहमियों को हटाने की चीज़ें बहुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, है ना। बात करें अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों, है ना, पहले पर्सनल डिटेल्स इनका बात कर लेते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में इनका जन्म आप देख सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में। ये कश्मीरी पंडित से, इनके पिता, इनके जो पूर्वज थे वो कश्मीरी पंडित थे, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो आकर बस गए थे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ही बस गए थे। देखिए, कश्मीरी पंडित थे। आप जानते हैं कि मोतीलाल जो नेहरू है, वो मोतीलाल नेहरू अपने साथ एक तरह से पंडित शब्द लगाते थे, लेकिन पंडित नेहरू अपने साथ पंडित शब्द नहीं लगाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप देखिएगा, मोतीलाल नेहरू पंडित शब्द नहीं लगाते थे, क्योंकि उनको लगता था, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता, क्योंकि उनको लगता था कि पंडित शब्द लगाने से शायद एक तरह से आज़ादी में एक रोड़ा पैदा करेगा, क्योंकि आज़ादी के लिए किसी जाति विशेष की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। आज़ादी के लिए आवश्यकता थी उन सभी वर्गों की जो भारतीय हैं, जो हिंदू से परे है, जो मुस्लिम से परे है, जो सिख से परे है, उन सभी भारतीयों की आवश्यकता थी। ना किसी पंडित की आवश्यकता थी, ना किसी शूद्र की आवश्यकता थी, ना किसी सोनार की आवश्यकता थी, ना किसी बनिए की आवश्यकता थी। आवश्यकता थी तो सिर्फ एक जाति की, वो थी भारतीय जाति हमारी, है ना। इसलिए कभी भी आप मोतीलाल नेहरू के साथ पंडित शब्द का नाम आप नहीं देखेंगे, है ना, याद रखिएगा। ये कश्मीरी पंडित थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आ गए। कश्मीरी पंडितों को एक तरह से निर्वासित ही किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में आ गए। और उत्तर प्रदेश में आने के बाद इनके पूर्वजों ने, कहा जाता है कि एक नहर के किनारे रहते थे, इसलिए इनके नाम के साथ नेहरू नेहरू नेहरू, वहीं से नेहरू की उत्पत्ति हुई। काफ़ी लोग इस इतिहास को बताने में हिचकिचाते हैं, या तो फिर ये इतिहास पता ही नहीं होता है बेसिकली बहुत सारे लोगों को कि इनके साथ नेहरू शब्द कहाँ से जुड़ा। तो इनके साथ नेहरू शब्द जो था वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक नहर के किनारे ये रहते थे, तो इसी चलते नहर के किनारे रहने वाले लोगों को नेहरू 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 कहा जाता था दोस्तों, और नेहरू वगैरह कहा जाता था। तो इसलिए नेहरू टाइटल इनके साथ जुड़ गया। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर थे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह सब अंग्रेज लोग बोलता था, हे ठाकुर ठाकुर ठाकुर, तो ठैगोर ठैगोर ठैगोर, क्योंकि उन लोग ठाकुर पूरा शुद्ध रूप में नहीं बोल सकता था, तो वही ठैगोर ठैगोर कर करके रविंद्रनाथ टैगोर सब बोलने लगा। नाम मतलब कि एक तरह से आप तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे, तो वही तत्सम और तद्भव है कि नहर के किनारे रहते थे, नेहरू नाम पड़ गया। 1889 को इनका जन्म हुआ, 14 नवंबर 1889 को। और अब बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, है ना। पंडित नेहरू की चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन पंडित नेहरू के कार्यों की चर्चा होनी चाहिए। पंडित नेहरू के वो सभी कार्य जो भारत को उन्होंने दिया, जिस समय भारत सबसे विकट परिस्थिति में था, जिस समय सबसे भारत विषम परिस्थिति में था, न पैसा था, न शासन चलाने का कोई अनुभव था भारतीयों के पास, उस समय पंडित नेहरू ने देश को चलाया। तो खैर, एकाध गलती होती है राजनेताओं से जब उतना विकट परिस्थिति में कोई चलाए। खैर, उसका चर्चा हम आगे करेंगे। पहले पर्सनल डिटेल्स जान लें कि 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ।
इन्होंने समाचार पत्र का संपादन किया था, नेशनल हेराल्ड। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि समाचार पत्र कौन सा इन्होंने संपादित किया, तो नेशनल हेराल्ड। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक यानी कि ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद मेरी कहानी, माय स्टोरी। ये 3 प्रमुख पुस्तकें थी पंडित नेहरू की जो इन्होंने लिखा और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहा। आज भी कई कक्षाओं के सिलेबस में भारत की खोज है कि भारत किस प्रकार से बना, भारत कैसे सोना का चिड़िया था, भारत का इतिहास जहाँ तक दिया हुआ है। इस भारत की खोज नामक पुस्तक पर सीरियल भी बनाया जाता है, दूरदर्शन में दिखाया जाता है दोस्तों कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का काल हुआ, किस प्रकार से मुगल सल्तनत का काल हुआ। ये भारत की खोज में आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। इनके पिता का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं मोतीलाल नेहरू, इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू। देखिए कमला नेहरू से इनका विवाह 1916 में हुआ। आप यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कमला नेहरू से इनका विवाह 1916 में हुआ और ठीक 1 साल के बाद 1917 में इनको एक पुत्री हुई, एकमात्र इनकी बेटी थी इंदिरा प्रियदर्शनी, जिनको बाद में आप इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। एक छोटी सी बच्ची जिसको समझता था साहब लाल बहादुर शास्त्री, छोटी सी बच्ची समझते थे उसको, वही छोटी सी बच्ची भारत का नक्शा बदल के रख दी, इंदिरा गांधी। इसलिए आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी के बारे में। पढ़ेंगे हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में, जब पूरी आज़ादी को पढ़ लेंगे तो उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व में इंदिरा गांधी को पढ़ेंगे। चूँकि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं रही, आज़ादी के पहले कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं रही, वो इस तरह से एक कद्दावर नेता के टाइप से, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हम लोग। यहाँ पर सिर्फ हम लोग कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का बात कर रहे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे कांग्रेस के आज़ादी के पहले, है ना, ध्यान दीजिएगा। इनकी बेटी का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी, 1917 में जन्म हुआ था इनका। इनकी एक बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। अब विजय लक्ष्मी पंडित से एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछता है कि विजय लक्ष्मी पंडित वो पहली महिला थी जो संयुक्त राज्य में, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, पहली महिला, एक तरह से भारत की पहली महिला सदस्य थी संयुक्त राज्यसभा में। आपको जानना है भारत की पहली महिला राजदूत भी यही रही दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की पहली महिला राजदूत, है ना, याद रखना आपको। देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वकालत की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने के बाद ये भारत आए और भारत में, देखिए एक बहुत सारा डीप का पॉइंट है यहाँ पर पंडित नेहरू के बारे में जानने का कि भारत में ये जब आए तो ये कांग्रेस से एकाएक नहीं जोड़े, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और ये जब लंदन में पढ़ाई करते थे तो इनके विचारों में बड़ा विषमता आपको नजर आएगा, है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये भारत में लंदन में पढ़ाई करते थे तो अपने पिता से ये हमेशा पत्र लिखकर कहा करते थे कि पिताजी, ये जो नरम दन वालों की जो राजनीति है कांग्रेस में, इससे भारत आज़ाद नहीं हो पाएगा पिताजी। आप क्यों ना लाल बाल पाल वाली राजनीति करते हैं, गरम दल वाली राजनीति करते हैं, उसी से भारत आज़ाद हो पाएगा, है ना। तो इनके पिताजी बोलते थे कि यार बच्चा है, छोड़ो हटाओ, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है कोई नहीं जानता है। सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाला यही बच्चा था दोस्तों, सोचिए, है ना, ध्यान में रखिएगा। इनका व्यवहार इतना बेहतर था महात्मा गांधी के साथ कि महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि मेरे बाद अगर मेरा राजनीति का कोई उत्तराधिकार लेगा तो ये पंडित नेहरू लेगा, क्योंकि पंडित नेहरू का व्यवहार था, पंडित नेहरू के पास सामंजस्य थी सभी को बैठाने की, समझिएगा इस बात को, है ना। देखिए जब ये भारत में आए तो एकाएक नहीं जुड़ा इन्हें। बिहार का पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1912 में और उस अधिवेशन का नाम था बांकीपुर अधिवेशन, पटना में हुआ था। आप जानते हैं इस चीज़ को क्योंकि अधिवेशन में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पूरा अधिवेशन में क्या हुआ कि एक तरह से बांकीपुर अधिवेशन वो पहला अधिवेशन था जहाँ पर पंडित नेहरू एक सदस्य के रूप में कहा गए थे, कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बांकीपुर अधिवेशन में। और बांकीपुर अधिवेशन में एक सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद वो कांग्रेस से उसी समय से 1912 से लगातार जुड़े रहे। और एक समय ऐसा भी आया जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बहुत सारे 1929 में आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था और ये अध्यक्ष बने और अध्यक्ष पद को अच्छा से संभाला, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ, अब बात करते हैं भारत की आज़ादी को लेकर। जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, है ना, तो खैर पॉपुलैरिटी इनके पास सरदार पटेल से कम थी, इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ादी के समय जब प्रधानमंत्री बनाने का बात आया तो प्रधानमंत्री बनाने का बात आया तो महात्मा गांधी तो चाहते थे कि पाकिस्तान बटे ही ना,
क्योंकि भारत महात्मा गांधी का देश था दोस्तों, है ना। पाकिस्तान को बढ़ते नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने हद करके बहुत ज़्यादा प्रयास करके ये तक प्रस्ताव को रखा कि मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ नहीं यार, हम नेहरू को मना लेंगे, नेहरू को मना लेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो, मेरी बात को मानेगा, है ना। लेकिन पंडित नेहरू ने क्या किया, थोड़ा सा इनका गलती यहाँ नज़र आता है दोस्तों। पंडित नेहरू ने क्या किया कि इन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि बापू अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना को बनाते हैं तो हमारे जो बहुल प्रांत हैं, हिंदू बहुल हैं, वो आंदोलन कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे और एक तरह से बहुत बड़ा दंगा फसाद होगा, इसलिए प्रधानमंत्री किसी हिंदू को बनाना चाहिए। अभी जिस प्रकार से परिस्थिति है, महात्मा गांधी के दिमाग में ये भर दिया गया, समझिए। और वो जानते थे, बेहतर तरीका से जानते थे कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा और महात्मा गांधी अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे तो वो व्यक्ति पहला नाम पंडित नेहरू का ही होगा, है ना। लेकिन फिर भी वोटिंग करवाया गया कि ठीक है किसी हिंदू को बनना है, तो दो को चॉइस थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, और दूसरे पंडित नेहरू। वोटिंग पड़ा ही नहीं, बहुत सारा वोटिंग पड़ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत मिल गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए सरदार पटेल को। लेकिन महात्मा गांधी का ये वीटो पावर था, है ना। महात्मा गांधी की बातों को सबने सम्मान दिया, बोले कि नहीं नहीं, कितनों आप लोग वोटिंग कर दिए हैं, पंडित नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और पंडित नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेगा और पंडित नेहरू ही प्रधानमंत्री बने, समझिएगा इस बात को, है ना। पंडित नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन खैर ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे विशेष कार्य किए जिनके लिए इनको भूला नहीं जा सकता है दोस्तों। आइए इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। इन्होंने 1948 में प्रथम नदी घाटी परियोजना को प्रारंभ किया, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दोस्तों, है ना। बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाते चलना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में संयुक्त रूप से बनाई गई थी, है ना। इसके तहत 8 बांधों को बनाया गया और उन 8 बांधों से बिजली, पानी, लंद फंद, मत्स्य पालन, पेयजल की सुविधा, सिंचाई की सुविधा इत्यादि सारे चीज किए गए, है ना। महात्मा गांधी का कहना था कि नहीं पहले गांव को सुधारो, पूरा देश सुधर जाएगा। पंडित नेहरू का कहना था कि नहीं शहर बनाइए, आधुनिकीकरण में जाइए, तब बनेगा। इसीलिए पंडित नेहरू का ये कथन है, क्वेश्चन पूछता है बार बार कि किस कांग्रेसी नेता ने या किस राजनेता ने बड़े बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और बड़े बड़े उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने ही बड़े बड़े उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का मंदिर कहा है दोस्तों। बहुत बेहतर तरीका से आपको यहाँ पर नोट्स बनाते चलना है और याद भी रखते चलना है, यहाँ पर याद रखिएगा। 1948 में जो डीवीसी की स्थापना हुई, इसके तहत 8 बांध बनाए गए और 8 बांधों में आप जानते होंगे तिलैया बांध है, मैथान बांध है, ये सब बांध उसी परियोजना के तहत बनाए गए, पंचायत वगैरह बनाए गए, है ना। और इन बांधों के बदौलत बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। पंडित नेहरू के योगदान को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, है ना। उसके बाद पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने रूस से प्रभावित होकर 1925 में रूस में एक योजना चलाई गई थी, वहाँ के सरकार के द्वारा, स्टालिन के द्वारा एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का नाम था पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, है ना। कि सरकार क्या करती थी कि 5 साल के लिए बैठती थी और वो योजना बनाती थी कि इस 5 साल में इस टारगेट को हमको प्राप्त कर लेना है ना। इनको बड़ा बढ़िया लगा कि यार 5 साल में योजना बना के अगर इस काम को पूरा फोकस कर दिया जाए तो कोई भी काम बढ़िया से हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1951 में रूस से प्रभावित होकर के और 1 अप्रैल 1951 को क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी, जो पंचवर्षीय योजना आज तक चलते आ रहा है दोस्तों, जिसका आज निर्माण करती है नीति आयोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग किया था 1 जनवरी 2015 को, है ना। उसके बाद बात करें, इन्हीं के समय में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री 1951 में धनबाद के सिंदरी में लगा। जब झारखंड की क्लासेस आपको भूगोल की करवाई जाएंगी तो सिंदरी के बारे में विशेष तरीका से आप जानिएगा, आपको याद रखना है सिंदरी के बारे में। देखिए 1954 में इन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और ये पंचशील समझौता देखिए क्या था, 1954 में किया, क्योंकि चीन के साथ बहुत बड़ा विवाद चलते रहता था और उन्होंने पंचशील समझौता किया। याद रखना है पंचशील समझौता 2 बार होगी, एक इंदिरा गांधी के समय होगा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में होगा। ये 1954 का है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का है। इसमें देखिए क्या किया गया कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे।
दूसरा पॉइंट, पारस्परिक सहयोग का संबंध रखेंगे कि हाँ हम आपका सहयोगी हैं, आप हमारा सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार भी करेंगे। इसके बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को बनाए रखेंगे कि यानी शांति बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं होगा, आपका भी अस्तित्व बना रहे, हमारा भी अस्तित्व बना रहे। यही पंचशील समझौता का था। अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि जितना जमीन पर आपका अधिकार है वो आपका है और जितना जमीन पर हमारा अधिकार है वो हमारा है ना। ये अखंडता और संप्रभुता पर अपना अधिकार रखेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौता में उस समय समझौता किया था और इस पर मुहर भी लग गया कि ठीक है भाई, पंचशील समझौता हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका उल्लंघन हो गया दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध में। आपने अगर ट्यूबलाइट पिक्चर देखा होगा सलमान खान का, तो ट्यूबलाइट पिक्चर इसी भारत चीन युद्ध पर आधारित है दोस्तों, है ना। देखिए कभी जाके, बेचारा ऐसे ही गरीब होते जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम यूट्यूब में तो व्यू बढ़ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा कि भारत चीन युद्ध में 1962 में ये उल्लंघन हो गया। क्योंकि देखिए उल्लंघन किस प्रकार से हुआ, इन लोगों ने कहा कि दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को बनाने में सहायक करेंगे, दोनों परस्पर सहयोगी होंगे, है ना। हम आपकी सीमा में कुछ दावा नहीं कर सकते हैं, आप हमारी सीमा में दावा नहीं कर सकते। खैर भारत तो ऐसी नीति अपनाता है कि सामने से अगर कोई वार करे तभी हम उसका जवाब देंगे, अन्यथा हमारे तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि 1962 में चीन के लोगों ने मैकमोहन रेखा को, जो भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा को पार करके और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। लगभग 17 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में आज भी घुसे हुए हैं। उसको नेफा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, नेफा, है ना। नेफा का जमीन है वो चीन के अधिकार में, 17 किलोमीटर तक घुसे हुए हैं आज, है ना। उसी का समय का 1962 के समय का, है ना। 1962 में ही हुआ। लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नींद नहीं खुला, इसीलिए थोड़ा सा गलत इनको ठहराया जाता है कि इनका नींद नहीं खुला और इन्होंने लड़ाई के लिए आदेश देने के बजाय या अपनी जमीन को छीनने के बजाय इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब दिया गया, 1962 के युद्धों में। किसने दिया था? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने दिया था दोस्तों, है ना। ये दुर्भाग्य था कि कोई कद्दावर ऐसा प्रधानमंत्री नेहरू बन नहीं पाए जिन्होंने एक कठोर आदेश दिया हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल रहते तो नक्शा कुछ और रहता। हम सरदार पटेल के बारे में अभी जोड़ करके चर्चा करेंगे पंडित नेहरू से। आप देखिएगा यहाँ पर इन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। जब भारत आज़ाद हुआ तो सभी ने कहा कि भाई पूरी दुनिया दो गुट में बट रही है, एक है समाजवादी गुट और एक है प्राइवेट गुट। प्राइवेट गुट का मतलब एक है निजीकरण का गुट और एक है समाजवादी गुट। समाजवादी गुट का मुखिया रूस था, है ना, और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का मुखिया जो था, है ना, वो कौन था? एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था का मुखिया जो था वो अमेरिका था, है ना। बोला कि ठीक है, किसी में जुट जाना है भारत को, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री नेहरू ने बोला कि हम किसी भी प्रकार का गुट से नहीं जुड़ेंगे, हम गुट निरपेक्ष नीति का पालन करेंगे और भारत की राष्ट्रीय नीति भी यही है, गुट निरपेक्ष की नीति, पॉलिसी, है ना। किसी भी गुट में हम नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों इनकी ये भूल थी कि आज अगर वो किसी के साथ जुड़े हुए रहते दोस्तों, तो आज जो यूएनओ में अस्थाई सदस्यता के लिए हम लड़ते रहते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी बार बार जाके बोलते हैं कि यार अस्थाई सदस्य बना दो यार, है ना, हमको भी वीटो पावर चाहिए। चीन के पास वीटो पावर देखिए कितना काम करता है वो, है ना। ये उस समय मिल रहा था, प्रधानमंत्री नेहरू ने बोल दिया कि ना, हमको नहीं लेना है, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का पालन कर रहे हैं, हमको नहीं लेना है बॉस, है ना। हमको किसी भी प्रकार के गुट में शामिल नहीं होना, समझिए इस बात को, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन इनके साथ साथ और भी किया था पंडित नेहरू थे, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव डाला और इन लोगों ने एक अलग ही गुट बना लिया, गुट निरपेक्ष दल, है ना। और इसका पहला बैठक के बारे में पूछा जाएगा कि 1961 में इसका पहला बैठक यूगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक स्थान में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये इनकी भूल थी कि आज किसी भी गुट में हमारा अस्थाई वर्चस्व नहीं है दोस्तों, है ना।
बहुत अच्छा से इसको ध्यान में रखना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री 1947 से 64 तक रहे। प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक का सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का है। आजीवन प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 साल ये प्रधानमंत्री रह गए दोस्तों, है ना। इनकी समाधि स्थल शांतिवन दिल्ली में है, आप देखिएगा। इनका जन्म से एक स्थान पूछ देगा कि इनका जन्म आनंद भवन में हुआ था। आप यहाँ पर बहुत अच्छा से जान सकते हैं कि इनका जन्म आनंद भवन में हुआ था, आनंद भवन में हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू के लिए जो निगेटिविटी है व्यक्ति के दिमाग में, है ना, उस निगेटिविटी की चर्चा करते हैं हम। चूँकि देखिए, ये क्लास मैं यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपके पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होगा। आप किसी भी स्टेट का पीसीएस दे लें, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, है ना। थोड़ा सा नेहरू के बारे में चर्चा करें तो कश्मीर विवाद को लेकर के नेहरू को बहुत ज़्यादा आलोचना किया जाता है कि कश्मीर, अगर जिस समय कश्मीर बटा था, पीओके पर कब्जा हुआ, जो आज पीओके है ना, जो पीओके पर कब्जा हुआ, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री रहते तब तो नहीं करने देते बॉस, है ना। ये सरदार पटेल का मानना था। और सरदार पटेल ये चाहते भी थे कि जिस समय पीओके पर कब्जा कर रहा था उसी समय सेना भेज के और पाकिस्तान के साथ युद्ध किया जाए और पीओके से खदेड़ दिया जाए। आज मसला ही नहीं होता कि पीओके किसका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको आज हम बोलते हैं, वो मसला ही नहीं होता आज। बात करें अगर पीओके का तो, है ना। पंडित नेहरू ने जो किया, है ना, कि वो शांत बैठ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल चूंकि प्रधानमंत्री की बातों को काट नहीं सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया, है ना। और इसी का आज भुगतान है कि पीओके दोस्तों, है ना, पीओके आज क्या है, पीओके आज भारत का एक तरह से हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन खैर, आप इस बात को समझिए कि उतने विकट परिस्थिति में अगर कोई प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठता है और उतने विकट परिस्थिति में 17 सालों तक शासन करता है कोई प्रधानमंत्री, आजीवन इनकी पॉपुलैरिटी बनी रहती है, तो आप इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिए कि इन 17 सालों में दोस्तों कुछ ना कुछ गलती तो हर इंसान से हो जाता है, और ये वही गलती थी इनकी, है ना। प्रधानमंत्री नेहरू की एक गलती के चलते इनके पूरे व्यक्तित्व को हम कीचड़ नहीं उछाल सकते। इन्होंने जो वर्क किया, नदी घाटी परियोजना, ये तो बड़े बड़े कारखाने लगवाना सब इन्हीं के समय में हुआ, जैसे बोकारो का कारखाना, बोकारो का कारखाना, भिलाई का कारखाना, दुर्गापुर का कारखाना, ये सब तो इन्हीं के समय में हुए न दोस्तों, है ना। हाँ, भले कश्मीर को लेकर के प्रधानमंत्री नेहरू को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन हम प्रधानमंत्री नेहरू के इस विचार से सिर्फ उनको गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, फैसला गलत हो गया वो अलग चीज़ था। ब्रिटिश भी तो कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भारतीय राज्यों को बोला था, तो हरि सिंह का कहाँ से इतना दिमाग खुलता कि हम स्वतंत्र रहेंगे, कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे, है ना। ब्रिटिश भी तो कहा कि ये थे ना कि जो भारतीय राज्य बच जाएंगे, राजा रजवाड़े भाई, हम तो बांट के चल दिए, जो राजा रजवाड़े बच जाएंगे उसके पास 3 ऑप्शन है, चाहे हिंदुस्तान में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या स्वतंत्र रहना है तो रहो, है ना, बिना पेंदी का लोटा होगी। हरि सिंह बोले कि ना, हम अलग अपना देश बनाएंगे, हम जम्मू कश्मीर का राज्य रहना चाहते हैं, कोई प्रधानमंत्री का बात नहीं मानेंगे, है ना। उस परिस्थिति में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं किया और इन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वही हद हुआ कि पाकिस्तान क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। उसके बाद में भले सरदार पटेल ने सेना भेज दी, है ना, कि जाइए बचाइए। हरि सिंह आए थे कश्मीर का विलय का पत्र लेकर कि कश्मीर को आप विलय कर लीजिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को बचा लीजिए, समझिए, है ना। तो खैर, प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में जितनी बातें हमने बताई, आशा करता हूं कि वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। एक पार्ट और आएगा कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या कांग्रेस के बारे में किन किन लोगों ने कहा है, इसके बारे में आएगा। और ये कांग्रेस समाप्त होगा, और कल ही आपके टेलीग्राम चैनल पर जो होगा वो कांग्रेस का संपूर्ण नोट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नोट्स और भी जितने नेताओं के बारे में पढ़ाए हैं वो नोट्स चले जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो, है ना, एक तरह से, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के लिंक में जाएं और वहां पर सारी वीडियोस का लिंक है, आप देख लीजिए जाके। धन्यवाद, शुभ रात्रि दोस्तों, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, धन्यवाद।